हेलो एवरीवन दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आज जो हम चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका महात्मा गांधी, जो कि आपके प्री और प्लस मेंस के एग्जाम में दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। प्री के एग्जाम में दोस्तों हर साल आपको 2 to 3 क्वेश्चंस महात्मा गांधी के काम के ऊपर या फिर महात्मा गांधी की फिलोसफी के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों मेंस के अंदर भी आपको एक ना एक क्वेश्चन तो महात्मा गांधी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है आपके मेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है। और दोस्तों आज डे है 2 अक्टूबर। ठीक है। और आज के दिन ही महात्मा गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, 1869 में। तो देखो कोइंसिडेंस है, आज 2 अक्टूबर को ही मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज के दिन ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है। आज एक और लीडर का जन्म हुआ था, वो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो आपको ये डे तो याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा जिससे आप पूरा रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को। और दोस्तों मैं आपको टाइमलाइन के साथ पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, टाइमलाइन के साथ पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको स्टोरी भी बता रहा हूँ, जिससे आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री याद करने में, समझने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है। और माइंड मैप तो दे ही रहा हूँ आपको, टाइमलाइन के साथ मैं पढ़ा ही रहा हूँ सब कुछ। और देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, हम सब कंप्लीट कर रहे हैं सीरीज के अंदर। और कुछ भी नहीं छोड़ रहे दोस्तों, चाहे वो आपका एग्जाम हो प्रीलिम्स का, चाहे वो आपका एग्जाम हो मेंस का। मैं इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है, वहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, फर्दर रिविजन भी कर सकते हो लेक्चर देखने के बाद। और देखो दोस्तों, इस लेक्चर को आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। प्रीलिम से एक भी क्वेश्चन ना इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला, ये मैं लिख के दे दूंगा आपको। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ ना सब कुछ, मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा ना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा। जो मुझे लगता है ना इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट है, ठीक है, PYQ बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ दे रहा हूँ आपको। और देखो दोस्तों, हमारी एक मॉडर्न हिस्ट्री की PYQ सीरीज भी चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको लास्ट 30 ईयर्स के PYQ करवा रहा हूँ। 30 ईयर्स, लास्ट 30 सालों के PYQs। ठीक है, जिसमें आपको UPSC क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस PCS एग्जाम के भी, प्लस CAPF CDS सारे। ठीक है, तो आपको सारे एग्जाम देखने को मिलेंगे, लास्ट 30 ईयर्स के सारे एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और ये सीरीज़ भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है, चैनल पर ही। और मैं इसको डेली कवर कर रहा हूँ, तो इसको जरूर वॉच करना दोस्तों। और एक बात और, देखो दोस्तों, हमारी जो है ना लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ भी चल रही है, वो कंप्लीट हो चुकी है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज़ में है, हमने पूरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करी है, पूरी लक्ष्मीकांत, होल लक्ष्मीकांत मैंने आपको पूरी याद करवाई है इजी ट्रिक्स के साथ। और देखो दोस्तों, इसके तो डेली मेरे पास फीडबैक आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, कि दोस्तों इसके अंदर आप सभी मेरे को थैंक्स कर रहे होते हो। ठीक है, कि सर थैंक यू फॉर मेकिंग दिस सीरीज़, इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है पूरी लक्ष्मीकांत को याद करने में। तो दोस्तों एक बार आप तो जरूर देखना, अगर आपने वॉच नहीं करी है लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को। ठीक है, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और महात्मा गांधी जी के चैप्टर जो आपका स्पेक्ट्रम का, उसे कंप्लीट करते हैं। मतलब चैप्टर क्या, मतलब जब से इनका अराइवल हुआ है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इनका जो काम रहा है, ठीक है, इंग्लैंड से जो उन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है, इसके बारे में पूरा जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। और जो भी एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड, वो पढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, UPSC पूछती है। ठीक है, UPSC को प्यार है गांधी जी से। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गांधी जी का जन्म हिंदू बनिया फैमिली में होता है गुजरात के अंदर। ठीक है, बनिया फैमिली कौन होते हैं, तो व्यापारी लोग, बिजनेस क्लास वाले। ठीक है, तो इनको ना इंडिया के अंदर ये बोला जाता है, मतलब कि फैमिली वाले बोलते हैं कि भैया अगर आप यहाँ BA की पढ़ाई करोगे तो इतनी कोई वैल्यू नहीं है, आपका जो फ्यूचर है वो सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, BA इंडिया से करोगे तो आपकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है BA की पढ़ाई का, तो हम आपको लंदन भेजते हैं, वहाँ से आप बैरिस्टर बन के आना। तो वहाँ के लंदन से पढ़ाई करके आओगे, लोग की पढ़ाई करके आओगे, तो इंडिया में उसकी बहुत वैल्यू है, आपको कहीं ना कहीं दीवान की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इनके पिताजी भी दीवान की जॉब कर रहे होते कहीं। ठीक है, तो इनको भेजा जाता है वहाँ पर, ये इनर टेम्पल लंदन में पढ़ाई करते हैं लॉ की 1888 से लेकर 1891 तक। जब ये वापस आते हैं इंडिया, ठीक है, तो बॉम्बे में स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, वही लॉ की जो प्रैक्टिस होती है कोर्ट के अंदर, वही। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ना, इनको मैं बता दूँ आपको कि इनको बोलना तक नहीं आता था कि भाई कोर्ट्स के अंदर आर्गूमेंट्स कैसे करते हैं, वो तक नहीं आता था इनको। ठीक है, गांधी जी को स्टार्टिंग में तो एक तरीके से फेलियर हुआ इनका स्टार्टिंग में। तो बाद में वो तो साउथ अफ्रीका से कॉल आती है इनकी एक, ठीक है,
एक इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। अभी इसकी हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था इनका, ठीक है। तो अगर आप मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में जान रहे हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई इन्होंने जो इनकी जो फिलोसफी है ना, जो इनकी फिलोसफी है, ठीक है, जो इनके थॉट्स है, जो थिंकिंग है, वो कैसे डेवलप हुई, कैसे इनके अंदर ट्रुथफुलनेस आया, ठीक है, ऑनेस्टी आई, इंटीग्रिटी आई, ठीक है, कैसे इन्होंने अहिंसा के पुजारी बन गए। ये अहिंसा बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, हिंसा नहीं, अहिंसा, ठीक है। तो नॉन वायलेंस, ठीक है, तो नॉन वायलेंस के पुजारी बन गए ये। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो हम गांधी जी के बारे में जानना है तो गांधी जी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। 1869 पोरबंदर में इनका जन्म होता है। अर्ली इन्फेंस देखोगे तो उनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, ठीक है, जिनसे ये नॉन वायलेंस सीखते हैं। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है, और अपने पिताजी से ये इंटीग्रिटी और सर्विस के बारे में सीखते हैं। सर्विस मतलब इनके पिताजी भी दीवानी का काम कर रहे होते हैं कहीं, तो वहाँ से ये मतलब सर्विस की वैल्यू जानते हैं। और जो जैन धर्म है, वैष्णव कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ से अहिंसा, ट्रूथ, फास्टिंग, इन सब की वैल्यूज़ के बारे में ये जानते हैं, ठीक है। अब इनर कन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल के बारे में जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसे में तो आपको ये काम आएगा ही आएगा इनकी फिलोसफी के बारे में। प्लस दोस्तों GS4, ठीक है, GS4 आपका एथिक्स के पेपर में भी ये वैल्यूज़ आपको लिखने में काम आएंगी, ठीक है। और भाई आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ही है JS1 का पार्ट, तो वहाँ तो आपका काम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इनकी जब अर्ली एज में शादी हो जाती है ना, जब इनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है तो ये उससे क्या सीखते हैं, जब इनकी 12-13 साल में शादी हो जाती है ना, तो ये क्या उससे क्या सीखते हैं, तो ये सीखते हैं सोशल रिफॉर्म वर्सेस चाइल्ड मैरिज एविल्स। मतलब दोस्तों भाई इनकी अर्ली एज में शादी हो जाती है, तो अर्ली एज में शादी हो गई, लेकिन ये लड़के थे तो इनको तो भैया पढ़ने की अपॉर्चुनिटी तब भी थी इनके पास, लेकिन इनसे इनकी शादी होती है, ठीक है। उस लड़की के पास क्या था भाई, वो लड़की आगे एक घर में आगे बंद हो गई, ठीक है। उस लड़की का चाइल्ड मैरिज हो गया, तो उस लड़की के पास तो कोई राइट ही नहीं बचा ना कि वो लाइफ में करना क्या चाहती है, ठीक है, क्या बनना चाहती है, ठीक है। अपने करियर को चूज करने का उसके पास कोई राइट ही नहीं है। तो ये जान गए कि भैया अर्ली मैरिज करने से जो वुमेन का जो डेवलपमेंट है ना, उससे वो चीज़ वो बाधा डाल रही है, अर्ली मैरिज बाधा डाल रही है, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर चाइल्ड मैरिज होगा तो हमारे यहाँ के जो गर्ल्स एजुकेशन है वो कभी बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। जो गर्ल्स है वो पढ़ेंगी ही नहीं, ठीक है, और वो घर में ही बंद के रह जाएंगी, ठीक है, घर के कामों में ही बंद के रह जाएंगी। तो इन्होंने ये सीखा अर्ली मैरिज से अपने। अब देखो दोस्तों, जब ये लंदन जाते हैं ना, तो इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ। जब ये लंदन जा रहे होते हैं ना, तो ये बात करते हैं कि भैया, इनकी फैमिली वाले बात कर रहे होते हैं कि ये लंदन जाएगा लड़का, तो वहाँ पर जाके ये तो अपना धर्म लूज़ कर सकता है। भाई धर्म लूज़ कैसे कर सकता है, रीज़न है कि भाई वहाँ पर जाएगा तो इसको मीट खाना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। और वहाँ जाएगा तो वहाँ पर वुमेन से भी अट्रैक्ट हो सकता है ये, ठीक है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज हो सकता है, ठीक है। वहाँ जाएगा तो क्या कहते हैं, वहाँ पर वाइन पीना सीख जाएगा, ठीक है, वाइन बियर ये सब पीना सीख जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि ये वहाँ पर जाके अपना जो है ना अपने कास्ट को, अपने रिलीजन को लूज़ ना करे। तो वहाँ पर प्रीस्ट से बात होती है कि भैया ठीक है, ये लंदन जाएगा पढ़ाई करने के लिए, बिल्कुल जाए, लेकिन इसको एक कसम खानी पड़ेगी कि जब वो लंदन जाएगा तो ना वो मीट कंज्यूम करेगा वहाँ पर, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगा, वाइन बियर ये सब नहीं पिएगा, ये इसको शपथ लेके जानी पड़ेगी। और जब वो वापस आएगा लंदन से इंडिया में, तो इसका हम शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है, शुद्धिकरण करेंगे, इसको नहलाएंगे धोएंगे गंगा जी के पानी से, ठीक है, इसको शुद्धिकरण करेंगे, तब जाकर ये अपना रिलीजन को लूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब ये वहाँ पर इनको जब खाने को नहीं मिलता है ना, वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता लंदन में जाकर, इनको हर जगह मीट मिलता है, और वहाँ के कुछ बुक्स ऑथर की वजह से, ऑथर जो है उसकी बुक पढ़ते हैं, और वहाँ पर ये प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि मीट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, और जो मीट खाता है वो शक्तिशाली, पावरफुल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसके मसल्स ज़्यादा गेन होते हैं। लेकिन फिर ये एक वेजिटेरियन की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें बोलता है कि वेजिटेरियन फूड से बढ़िया कोई खाना नहीं है। देखो मैं दोस्तों आपको ना शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है, लेकिन जो रिलेवेंट है मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए, मैं उतना जाना चाहता हूँ जितना में आपका काम चल जाए, ठीक है, और उससे ज़्यादा बता दूंगा दोस्तों।
तो वहाँ पर एक वेजिटेरियन के युग पढ़ते हैं तो वो जानते हैं कि नहीं भैया वेजिटेरियन फूड से बढ़िया तो कोई फूड ही नहीं है। ठीक है, ये मीट तो नाम का है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड के अंदर ताकत नहीं है, नहीं है। जो वेजिटेरियन है उनके अंदर ताकत नहीं होती, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब मिथ है। ठीक है, तो वहाँ पर ही जानते हैं कि भैया मैं कसम खा कर आया था कि मैं मीट कंज्यूम नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा। तो ट्रूथफुलनेस रहती है इनके अंदर, ट्रूथफुलनेस आती है यहाँ से। ठीक है, जब इनको भूखा रहना पड़ता है कई दिन कि उनको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ मीट का बना हुआ खाना मिलता है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ से ये ट्रूथफुलनेस सीख के आते हैं। अब थेफ्ट एंड अटोनमेंट लेसन देखो दोस्तों, ये ना अब मैं जब इंडिया में होते हैं तो अपने चाचा के मतलब सोना चोरी कर लेते हैं, गोल्ड चोरी कर लेते हैं उनके घर से। तो जब गोल्ड चोरी कर लेते हैं तो उनको बाद में गिल्ट महसूस होता है कि नहीं यार ये मैंने गलत काम किया, ये चोरी करके मैंने गलत काम करा। तो ये करते क्या हैं कि एक माफ़ी लेटर, ठीक है, एक सॉरी लेटर लिख देते हैं अपने चाचा जी को। ठीक है, अपने भैया सामने से बोलना तो इनको बहुत डर लग रहा था, तो ये सॉरी लेटर लिखते हैं कि भैया मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दी जाए। तो इनके चाचा जी इनको माफ़ भी कर देते हैं दोस्तों। तो फिर ये वहाँ से ये सीखते हैं कि पावर ऑफ कन्फेशन, अगर जो तुमने गलती करी है उसको कन्फेस कर दो तो कितना अच्छा महसूस होता है। ठीक है, आपको सामने वाला व्यक्ति माफ़ भी करेगा और ऑनेस्टी भी रहेगी आपके अंदर कि अगर आपसे कुछ गलती हुई, आपने कन्फेस कर लिया, अब आगे से आप ऐसी गलती नहीं करोगे, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पावर कन्फेशन के बारे में जाने। स्ट्रगल फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, अब जो इंग्लैंड की जो बारे में जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि जब इंग्लैंड जा रहे थे तो इनको ये सब चीज़ें करने के लिए मना करा गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये स्ट्रगल रहा कि भैया हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो ये सारे प्रॉब्लम आएंगे, आपको रिलीजन लॉस करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करा जाए। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों ये इंग्लैंड में जाते हैं तो लोनलीनेस भी फील करते हैं, अकेलापन भी महसूस करते हैं। क्यों? वहाँ का कल्चर अलग है भाई, वेस्टर्न कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। ठीक है, तो अपने अपने आप को ये इंडियन ऐसे दिखाना चाहते थे कि मैं तो भैया भारतवासी हूँ, भारतीय बन के रहूँगा। ठीक है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर मेरे सामने हो, खड़ा हो, मेरे आगे अगल बगल में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मैं इंडियन कल्चर को फॉलो करूँगा। ठीक है, तो उनके अंदर कोर वैल्यूज आती हैं, ट्रूथ की, सिंप्लिसिटी की, नहीं वाव टेकिंग की, ठीक है, वेजिटेरियनिज्म की, ये सब चीज़ें ये सीख कर आते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, ये सारे कोर वैल्यूज़। ठीक है, जो भी स्ट्रगल होता है ना दोस्तों, जब आप स्ट्रगल में होते हो ना तो रियल में आप रियल लाइफ जो है ना तभी जी रहे होते हो। जब स्ट्रगल फेस कर रहे होते हो ना लाइफ के अंदर, तो आपके अंदर कोर वैल्यूज़ तभी डेवलप होती है आपके अंदर। ठीक है, तो गांधी जी में भी जब इन्होंने स्ट्रगल फेस किया अपने लाइफ के अंदर, तभी इनके अंदर कोर वैल्यूज़ आए इनके अंदर। ठीक है, ट्रूथफुलनेस का, ऑनेस्टी का, सर्विस का, इंटीग्रिटी का, सिंप्लिसिटी का। ठीक है, तो ये सब डेवलप हुई। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ना कि भैया साउथ अफ्रीका में इनके अंदर एंट्री इनकी होती कैसे, साउथ अफ्रीका के अंदर। अब इसके अंदर ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अब यहाँ से आगे एग्जाम के लिए रिलेवेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब लंदन से इंडिया वापस आते हैं गांधी जी, ठीक है, लोगों की पढ़ाई कंप्लीट करके अपना प्रेशर बनकर, तो ये बॉम्बे के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो इनका स्टार्टिंग फेज फेलियर ही होता है। फेलियर कैसे? क्योंकि वो कोई काम देता नहीं है। काम क्यों नहीं देता भाई? इनसे भाई आर्गूमेंट्स ही नहीं हो रहे कोर्ट्स के अंदर। ठीक है, इनसे दस्तावेज वाले काम नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे इनसे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखोगे तो गांधी जी ऐसा फेलियर एडवोकेट होते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं फेलियर लॉयर होते हैं, इनको कोई काम नहीं देता। ठीक है, तो भैया इससे तो काम नहीं हो पाया, नहीं इनकी खाना पूर्ति चल रही थी। ठीक है, और दोस्तों जब ये इंग्लैंड जाएंगे भाई, तो जब इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पर भैया वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए इनको पैसा तो लगेगा। ठीक है, पैसा तो लगेगा, मनी तो लगेगा, तो वो पैसा आया कहाँ से था? तो भैया इनके घर वालों ने उधार लिया था पैसा। ठीक है, इनके घर में अपना जो उनके पास गोल्ड था उसको इन्होंने बेच कर इसको पढ़ने के लिए भेजा था गांधी जी को इंग्लैंड। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की सही नहीं थी। अब उस फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को इनको चाहिए था काम। ठीक है, काम मिलेगा तभी तो पैसा आएगा, तो इनको कोई काम ही नहीं दे रहा इंडिया के अंदर। तो ठीक है, वो इनको जो भी मिल रहा है भैया कम पैसों के अंदर काम करना पड़ रहा है इनको। तो इनको साउथ अफ्रीका से कॉल आती है। कॉल कैसी? भैया कॉल नहीं मतलब लेटर आता है। अब लेटर कैसा आता है? देखो भाई, साउथ अफ्रीका में एक इंडियन बिजनेसमैन होते हैं, काम कर रहे होते हैं वहाँ पर, उनका बिजनेस चल रहा होता है, ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला जी। ठीक है, अब उनका पूरा नाम क्या था? दादा भाई अब्दुल्ला था शायद, है ना, दादा भाई अब्दुल्ला। तो दादा भाई अब्दुल्ला जी की ऑफर आता है दादा भाई अब्दुल्ला से। ठीक है, कि
गांधी जी आप हमारे लिए काम करोगे, ठीक है। हम एक ट्रेडर हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, और यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आई है ये कि भैया हमारा एक मर्चेंट था, उसने हमारे साथ धोखेबाजी कर दी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, जो काम है, ठीक है, वो क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। और देखो भाई मैं भी एक इंडियन हूँ, तुम भी एक इंडियन हो, ठीक है। तो मेरे को काम समझने के लिए या फिर इस केस को कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए एक इंडियन वकील की ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो लोगों की पढ़ाई कम से कम इंग्लैंड से पढ़ के आए हो और आप बिल्कुल फिट बैठते हो ऐसे में, ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आए हो, आप एक इंडियन हो, तो हम दोनों में बातचीत हो सकती है अच्छे से, और मैं समझ सकता हूँ अपने केस को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इतने डॉलर दूंगा या पाउंड्स दूंगा, आप मेरे इस केस को लड़ो, ठीक है। और आपको साउथ अफ्रीका आना पड़ेगा, तो रहने पीने का, खाने पीने का खर्चा तो मेरी तरफ से होगा, मेरी कंपनी की तरफ से होगा, और आपको प्लस में 500 पाउंड्स जो भी है मैं दूंगा आपको, ठीक है। तो गांधी जी इस चीज़ को मना नहीं कर पाते, ठीक है, इस ऑफर को मना नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि भैया इनका खाना पूरा चल रहा था इंडिया के अंदर, अब इनको अच्छा खासा रहने के लिए इनका आने जाने के लिए खर्चा मिल रहा था वहाँ से, ठीक है। और जो उनको ऊपर से सैलरी, उनको ऊपर से जो पैसा मिलता, ठीक है, वो इनके घर के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए इनके हेल्प करता। तो ये इस ऑफर को मना नहीं करते और साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ऐसा लोअर वर्क करने जाते हैं, काम करने के लिए, ठीक है गांधी जी। लेकिन वहाँ पर इनको पर्सनल शौक मिलता है देखने को, जो कि इनको इंडिया में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। और वो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भैया साउथ अफ्रीका के अंदर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका के अंदर। ऐसा इंडिया में इनको देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई इनके पिताजी दीवान थे एक, ठीक है, ये बिजनेस क्लास से थे एक। तो यहाँ पर इंडिया में ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर था। तो जब इनको देखने को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मिला और इनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो ये सॉक्ड हो चुके थे, ठीक है, ये सॉक्ड हो चुके थे कि यार ऐसा हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अभी मैं स्टोरी पे आऊँगा दोस्तों, अभी मेरे पास हैंड रिटन नोट्स भी है, अभी तो टाइप नोट्स भी है मेरे पास। अभी मैं आपको बस स्टार्टिंग में स्टोरी समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि गांधी जी ने कैसे कैसे इवॉल्व करा अपने कामों को, ठीक है, कैसे कैसे अपने 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 जो हथियार थे उनको स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है, एक फेलियर से एक सक्सेसफुल कैसे बने है। तो 1894 में इन्होंने पॉलिटिकल बिजनेस स्टार्ट करी, ठीक है। इन्होंने नटाल इंडियन जो है फाउंड किया, ठीक है, नटाल इंडियन ऐसा संस्था इन्होंने फाउंड करी, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, टू फाइट फॉर राइट्स ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। और नटाल इंडियन उन्होंने फाउंड इसलिए करी थी कि जो इंडियंस से साउथ अफ्रीका के अंदर काम कर रहे थे वो अपने राइट्स के लिए लड़ सके, ठीक है, पॉलिटिकली राइट्स के लिए लड़ाई लड़ सके साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। बर्थ ऑफ सत्याग्रह कैसे हुआ, तो भैया इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया अगेंस्ट एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे, डोंट वरी, ठीक है। सो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, अगेंस्ट द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने की प्रिंसिपल बताए कि भैया हमें करना क्या है, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए हमें करना क्या है। तो उन्होंने कहा भैया मुझे कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो प्लेज ले सकें कि वो अनजस्ट लॉज के खिलाफ लड़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे इसके लिए पनिशमेंट, ठीक है। मतलब जो भी अगर पनिशमेंट अगर देती है ना गवर्नमेंट, ठीक है, जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पनिशमेंट देती है आप उसे एक्सेप्ट करोगे, उस पनिशमेंट को झेलोगे, लेकिन आप अनजस्ट लोग के खिलाफ ना झुकोगे नहीं, ठीक है। आप इस काम को नॉन वायलेंट तरीके से करोगे और ये प्लेज आपको लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने भैया आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो बस हाँ जो आप बोलोगे कर लूँगा, नहीं, इसके लिए आप पहले प्लेज लो, फिर आपको सारे जितने भी अनजस्ट लॉज हैं उनके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नॉन वायलेंट तरीके से लड़नी पड़ेगी, और जो पनिशमेंट इसके खिलाफ मिलेगा आपको उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये की प्रिंसिपल रहे गांधी जी के मूवमेंट के इन साउथ अफ्रीका। अब देखो दोस्तों 1906 से लेकर 1913 तक क्या करा है साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने, अभी इसको हम चल रहे हैं अपने टाइप नोट्स की तरफ, वहाँ मैं आपको इसके डिटेल में समझाता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। अब देखो दोस्तों जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका के अंदर बुलाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऑफर मिलता है दादा भाई अब्दुल्ला के द्वारा, तो ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और इनके पास फर्स्ट क्लास टिकट होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास बोगी के अंदर या फिर बोल सकते हो कंपार्टमेंट के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो चेक करने वाले आते हैं
कहते भैया तो ब्लैक पीपल ये फर्स्ट क्लास के अंदर कैसे बैठ गया? तो ये कहता भाई मेरे पर टिकट है, आई हैव टिकट। गांधी जी बोलते हैं आई हैव टिकट, मैं इसलिए ट्रेवल कर रहा हूँ, और मैं भैया एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, बैरिस्टर हूँ, मैंने इंग्लैंड से पढ़ाई करी है। कहते हैं भैया आपने तो वहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो इंग्लिश मैन होते हैं, वो ये बोलते हैं भैया आप कुछ भी हो, आप एक ब्लैक हो और आपके पास राइट नहीं है कि भैया फर्स्ट क्लास के ट्रेवल कर सको। गांधी जी कहते कैसे नहीं है भाई, मेरे पास टिकट है, जिसके बाद टिकट उसके पास राइट है कि वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकता है, इसके लिए मैंने पे किया है। और सेकंड भाई मैं एरा गेरा थोड़ी ना हूँ भैया, आई एम एडवोकेट, मैंने भाई आई एम बैरिस्टर, मैं तो इंग्लैंड से पढ़ाई करके आया हूँ, आपकी ही कॉलेज से पढ़ाई करके आया हूँ, आपके साथ पढ़ाई करके आया हूँ। कह रहे भैया साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, आप नहीं कर सकते या फर्स्ट क्लास के अंदर ट्रेवल। तो इनको सेंट जो पीटर्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पर इसको ट्रेन से बाहर निकाला जाता गांधी जी को। गांधी जी को ह्यूमिलेशन फील होते हैं बहुत ज़्यादा। गांधी जी कहते हैं भैया भैया तुमने मेरे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करा है, और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैं तो ऐसे बर्दाश्त नहीं करने वाला, इसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा साउथ अफ्रीका के अंदर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा, आपके खिलाफ जो भी अनजस्ट लॉज हैं यहाँ पर इसके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा। गांधी जी यहीं बिठा लेते हैं बात को। तो गांधी जी फॉर्म भी करते हैं नडाल इंडियन कांग्रेस 1894 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर करते क्या है, वो ऑर्गेनाइज करते हैं इंडियंस को, ठीक है, एक जगह लेकर आते हैं, किसके लिए, तो नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल के खिलाफ, जो 1894 के अंदर आता है। अब ये बिल के अंदर होता क्या है, तो ये लेजिस्लेशन जो है ना डिप्राइव कर रहे होते हैं इंडियंस को इन नडाल ऑफ द पार्लियामेंट्री वोट के अंदर, कि भैया आपके पास कोई वोट नहीं है, पार्लियामेंट्री वोट नहीं है, आप वोट नहीं डाल सकते, इसके लिए डिप्राइव कर रहा होता है ये, ठीक है, नेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली बिल एक्ट, ठीक है। तो इसके खिलाफ ये फॉर्म करते हैं नडाल इंडियन कांग्रेस 1894 के अंदर, ठीक है। इंडियंस को साथ लेकर आते हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे होते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। 1894 के अंदर ये पोल टैक्स को अपोज करते हैं, जो 3 पाउंड्स का था, जो इंडियन इंडेंजर्ड लेबर पे लगता था और इनकी फैमिली मेम्बर्स पे भी लगता था। अब देखो दोस्तों ये इंडेंजर्ड लेबर क्या होते हैं, तो इंडेंजर्ड लेबर जैसे लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर इंडिया से हम बाहर ले जाएंगे वर्कर्स को काम कराने के लिए, और पहले से सैलरी डिसाइड होगी कि आपको इतना पैसा मिलेगा ये काम करने का, इतने साल आपको जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाकर। उन्हें कहते हैं हम इंडेंजर्ड लेबर। तो उनके ऊपर भैया पोल टैक्स लगा दिया गया। भैया पोल टैक्स क्या था, तो पोल टैक्स ये था कि भैया इट वाज अपोज टू फोर्स फ्री इंडियंस टू वर्क एज इंडेंजर्ड लेबर और रिटर्न टू इंडिया, कि भैया अगर आपको इंडेंजर्ड लेबर की तरह काम नहीं करना है ना, तो आपको ये पोल टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके आप रिटर्न कर पाओगे इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब उनके माइग्रेशन के ऊपर लगा रखा था उन्होंने पोल टैक्स। तो इसके खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं, अपोज करते हैं पोल टैक्स के खिलाफ, ठीक है। 1896 के अंदर गांधी जी विजिट करते हैं इंडिया को, ध्यान रखना गांधी जी इस बीच में इंडिया भी आते हैं 1896 के अंदर, ठीक है, और पब्लिश करते हैं ग्रीन पैम्पलेट्स को टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ इंडियंस टू इन साउथ अफ्रीका। कहते हैं कि भैया देखो इंडियंस के लिए ना, मतलब इंडियंस के साथ गलत हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, इंडियंस के साथ सही से बिहेव नहीं करा जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, जो भी इंडेंजर्ड लेबर जाते हैं ना उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो इंडिया में नहीं हुआ है जितना साउथ अफ्रीका के अंदर गलत कर रहे हैं ये, ठीक है। ये इंडियन एम्बुलेंस सर्विस भी चलाते हैं 1899 के अंदर, 1899 में डेट याद रखना, ठीक है, ड्यूरिंग बोयर वॉर, ठीक है। 1901 के अंदर फर्स्ट टाइम गांधी जी अटेंड करते हैं सेशन ऑफ INC, ये बिल्कुल ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1901 के अंदर गांधी जी अटेंड कर लेते हैं INC के सेशन, ठीक है। और दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये न्यूज़पेपर चलाते हैं कहाँ पर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ध्यान रखना 1903 के अंदर इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर ये स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। फिनिक्स आश्रम 1904 के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं डरबन के अंदर, ठीक है। अभी फिनिक्स आश्रम इन्होंने ये इंस्पायर्ड होकर ये फिनिक्स आश्रम को ओपन करते हैं, ठीक है। और ये किससे इंस्पायर्ड होते हैं, जॉन रस्किन से। जॉन रस्किन ने अनटू दिस लास्ट के अंदर बुक के अंदर इन्होंने ऐसे आश्रम के ऊपर या फिर प्रिंसिपल्स के ऊपर इन्होंने बुक के अंदर लिख रखा था, तो उससे इंस्पायर्ड होके फिनिक्स आश्रम को स्टेब्लिश करते हैं डरबन के अंदर, कौन, गांधी जी। और बाद में इसी बुक को ना ये ट्रांसलेट भी करते हैं गुजराती के अंदर, उस बुक का नाम रखते हैं सर्वोदय। सर्वोदय मतलब सबका भला होना चाहिए, सबका ही हेल्प होनी चाहिए, ठीक है, सबके लिए रूल्स और सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
और ये फर्स्ट सत्याग्रह को भी ऑर्गेनाइज करते हैं 11 सितंबर 1906 के अंदर ट्रांसवर्सल एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ, ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। मैंने अभी आपको ये इसका इंट्रो भी दिया था, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और, जब ये बोल रहे थे नॉन वायलेंट रहना है, ठीक है, पैसिव रेजिस्टेंस करना है, तो पैसिव रेजिस्टेंस जैसे नाम से ना इंडियन लोगों के अंदर मतलब थोड़ा सा ना वो नहीं आ रहा था, आप बोल सकते हो स्पिरिट नहीं आ रही थी कहेगी नेशनलिज्म की। तो उन्होंने क्या करा कि इनके कज़न थे मगनलाल गांधी जी, इन्होंने लेटर लिखते गांधी जी को और सजेस्ट करते हैं वर्ड सदगरा, ठीक है। तो गांधी जी कन्विंस्ड हो जाते हैं और अपने जो ये मूवमेंट है ना इनको नाम देते हैं सत्याग्रह, कि सत्य के रास्ते पे चलना है आपको। सत्याग्रह वर्ड यहाँ से लाया जाता है। गांधी जी अपने मूवमेंट के अंदर दिखाते हैं कि जो भैया मेरे जो लड़ाई करने का जो मूवमेंट होगा वो होगा सत्य के रास्ते पे चलना, सत्याग्रह, ठीक है। चलो अब गांधी जी ना 1907 के अंदर इंग्लैंड भी विजिट करते हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों को अवेयर करते हैं कि भैया जो इंडेंजर इंडियन लेबर है ना साउथ अफ्रीका के अंदर, कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लोगों के खिलाफ तो काम ही नहीं हो रहा, जैसा ऐसा लो तो हो रहा ही नहीं चाहिए जो उनके साथ ट्रीट करा जा रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये इंग्लैंड में भी जाके इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पर भी अवेल करते हैं इन लोगों को, क्योंकि इनके मन में ये है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उनको पता ही नहीं है हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है उनको पता ही नहीं है, ठीक है। जब उनको बताओगे ना तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को, और उसको करेक्ट भी करेंगे। ये गांधी जी को लगता था, ठीक है। कब तक? तो जलियांवाला हत्याकांड के तब तक, ठीक है। मतलब 1919 तक गांधी जी को ये लगता है कि अंग्रेजी सरकार सही है, बस उनको पता नहीं है कि क्या गलत हो रहा है। जब उनको बता दोगे, अवेयर कर दोगे, तो वो चीज़ को वो करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो इनका जो माइंड सेट है वो इसी तरीके का होता है। तो गांधी जी 1909 के अंदर हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल के बारे में लिखते भी हैं, ठीक है। और इसके अंदर बताते हैं कि स्वराज जो है ना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से बढ़कर है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही नहीं, हमें स्वराज चाहिए अपनी खुद की आज़ादी के लिए भी, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश करते हैं टोलेस्टे फॉर्म को, ये बिल्कुल याद रखना दोस्तों, टोलेस्टे फॉर्म वाला, ठीक है। फार्म को फॉर्म नहीं, टोलेस्टे फार्म 1910 के अंदर, ठीक है। और ये लैंड जो है ना डोनेटेड किया जाते हैं हरमन कालबेज के द्वारा, ठीक है। 1912 में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको ये पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं गांधी जी इनको, ठीक है, ये विजिट करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर एज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन टू इंक्वायर इनटू कंडीशन ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो आईएनसी के द्वारा जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, देखते हैं कि भैया इंडेंजर्ड जो इंडियंस हैं, इंडेंजर्ड लेबर्स जो हैं इंडियंस, उनके साथ क्या बिहेव हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। और देखो दोस्तों वर्ल्ड के सत्याग्रह भी चाहते हैं गांधी जी, ठीक है, जो उनका लास्ट सत्याग्रह होता है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। ये किसके खिलाफ होता है? इट वाज अगेंस्ट क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1913। अभी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या आया था भाई? इसमें ये बोला गया था कि जो भाई क्रिश्चियनों की शादी होती है ना बस वही वैलिड है, बाकी जो भी शादियाँ हो रही है ना वो वैलिड नहीं होंगी, ठीक है। दैट डिक्लेयर दैट एवरी नॉन क्रिश्चियन, ठीक है, जो भी नॉन क्रिश्चियन हैं मैरिज वो हो जाएंगे इलीगल एंड देयर चिल्ड्रन इज इलेजिटिमेट। तो गांधी जी ने बोला ये तो बिल्कुल ही गलत है, भाई क्रिश्चियन के द्वारा शादी हो, क्रिश्चियन के मेथड के द्वारा शादी हो और क्रिश्चियन बन के शादी करें तो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। भैया ऐसे कैसे? ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसके खिलाफ बोलते सत्याग्रह गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर चलाते हैं, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों गोखले जो है ना सेंड करते हैं CF एंड्रूज को, W पियर्सन को टू असिस्ट गांधी, है ना। प्लस इंडियन रिलीफ बिल वाज पास इन 1914, ठीक है। तो उसके बाद 1914 में इंडियन रिलीफ बिल पास हो जाता है, ठीक है। आगे जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है इंडियन रिलीफ बिल पास कर देती है, जिससे गांधी जी को लगता है कि हाँ भाई अब मेरे को जो करना था साउथ अफ्रीका के अंदर मैंने कर दिया है, अब मुझे इंडिया वापस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इंडिया को मेरी जरूरत है, ठीक है। तो गांधी जी निकल लेते हैं भैया इंडिया के लिए। लेकिन भैया इंडिया जाने से पहले गांधी जी पहले विजिट करते हैं इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड से इंडिया आते हैं फिर, ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से नहीं आते हैं, फिर इंग्लैंड से आते हैं। साउथ अफ्रीका से पहले लंदन जाते हैं, फिर क्या कहते हैं वहाँ से वापस आते हैं इंडिया के अंदर। फिर आके उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि भैया हम टाइम लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम टाइम लाइन पाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो गांधी जी के एंट्री के बारे में आते हैं इंडिया के अंदर, ये गांधी जी की एंट्री कैसे हुई, ठीक है, इंडिया के अंदर। और इंडिया में आते के साथ ही गांधी जी ने क्या क्या काम करा पहले, ठीक है। फिर जाएंगे हम चंपारण सत्याग्रह के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो गांधी जी की घर वापसी होती है 9 जनवरी 1915 के अंदर। तो इंडिया वापस आ जाती हैं गांधी जी, और इंडिया में वापस आते के साथ ही जो इनके पॉलिटिकल गुरु हैं
गोखले जी, इनको 2 एडवाइस देते हैं कि भाई पहले तो आप इंडिया की सिचुएशन जानने के लिए ना इंडिया के अंदर घूमो और इंडिया के लोगों की कंडीशन के बारे में जानो, ठीक है, कि इंडिया के लोग किन किन परेशानियों को झेल रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पर। और सेकंड कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जहाँ आप इन्फ्लुएंस कर सको लोगों को, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर सको जहाँ आप कर सको, मतलब गांधी जी कर सके। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन मत कर लेना जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी वैल्यू ना हो या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है। तो गांधी जी ट्रेवल करते हैं 1 साल तक, ठीक है, इंडिया के अंदर सिर्फ ट्रेवल ही करते हैं, जानते हैं इंडिया के लोगों को, हर जगह घूमते फिरते हैं और जहाँ भी ट्रेवल करते हैं ना तो ये 3rd क्लास के ट्रेन से, मतलब 3rd क्लास नहीं है, 3rd क्लास की बोगी या फिर बोल सकते हो कंपार्टमेंट के ट्रेन में ये ट्रेवल करते हैं। अभी 3rd क्लास को चूज़ करते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, 3rd क्लास के अंदर आम लोग ट्रेवल करते हैं, गरीब लोग ट्रेवल करते हैं, तो ये उनकी कंडीशन के बारे में जानने के लिए, उन लोगों को जानने के लिए, ठीक है, कि वो क्या फील करते हैं, इसलिए 3rd क्लास के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। कि जो हमारे यहाँ के जो आम लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कॉमन पीपल हैं, उनके बारे में मैं जान लूँगा तो उनके लिए मैं सही काम कर पाऊँगा। तो इसलिए 3rd क्लास की बोगी या फिर कंपार्टमेंट के ट्रेन में ये ट्रेवल करते हैं पूरे 1 साल तक, ठीक है, हर जगह जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उन्हें इसके अंदर मिलते हैं जाके, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए ना ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी के ऊपर जो है ना कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस आए, ठीक, किससे इन्फ्लुएंस हुए गांधी जी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आज के टाइम पे ये भी एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो रेचंद भाई से भी ये इन्फ्लुएंस हुए थे। अब ये रेचंद भाई कौन थे? तो ये एक ज्वेलर थे, पोएट भी थे, फिलोसफर भी थे। अब इनसे ये सीखते क्या हैं? तो ये स्टेट ऑफ इक्विपाइज सीखते हैं। अभी स्टेट ऑफ इक्विपाइज क्या होता है? तो आप बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इन हिज इमोशंस, कि रेचंद भाई ऐसे व्यक्ति थे कि अपने इमोशंस पे इनको कंट्रोल था, ठीक है, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, दुख का समय आ जाए, खुशी का समय आ जाए, तो इनके इमोशंस या इनके नर्व्स के ऊपर इनका कंट्रोल था। तो रेचंद भाई से ये चीज़ सीखते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, ठीक है। सेकंड दोस्तों, लियो टोल्स्टॉय। अभी लियो टोल्स्टॉय कौन था? तो ये रशियन राइटर थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, ठीक है। तो इस बुक से ये क्या कहते हैं? ट्रूथफुलनेस, ठीक है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, प्रोफाउंड मोरालिटी, सेलिबेसी, और दोस्तों इसी बुक के अंदर फिनिक्स आश्रम जैसे जो वर्ड है जो उन्होंने यूज़ करे, ठीक है, फिनिक्स आश्रम उन्होंने स्टेब्लिश किया था 1904 में साउथ अफ्रीका के अंदर। टोल्स्टॉय आश्रम स्टेब्लिश किया था 1910 में, ठीक है, ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर। ये लियो टोल्स्टॉय से इन्फ्लुएंस होकर ही इन्होंने ये स्टेब्लिश किए थे आश्रम, 2 आश्रम, ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है और समझना भी है दोस्तों, ठीक है। अब जॉन रस्किन थे, इन्होंने ये पोइटर थे, ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी अनटू द लास्ट। अब इसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था गुजराती में, और गुजराती वर्जन का बुक का नाम लिखा था इन्होंने सर्वोदय। अब इसका मतलब क्या? सर्वोदय का मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, बेस भला होगा तो सबका होगा, किसी एक इंडिविजुअल क्लास का नहीं होगा, किसी सिर्फ बिजनेस क्लास का इसको भला नहीं होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ ऑल। अब देखो सर्वोदय कहे वर्ड जो है हम एथिक्स के पेपर में बहुत यूज़ करते हैं गांधी जी का। तो दोस्तों यही तो बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ये आपके सिर्फ GS1 के लिए थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है भाई, GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एसए के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखो क्या सीखते हैं इससे बुक से, लाइफ ऑफ लेबर इज़ वर्थ लिविंग। भैया जो लेबर की जो लाइफ होती है ना वो भी वर्थ लिविंग होती है, ऐसी बात नहीं है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू मेक लिविंग, भाई सबके पास राइट है जीने का। गुड ऑफ इंडिविजुअल इज गुड इज इन गुड ऑफ होल। भैया आप हर व्यक्ति अगर अच्छा होगा तभी सारे व्यक्ति अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा, मतलब हर एक व्यक्ति अच्छा काम करने लगेगा तो पूरी सोसाइटी अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो ये भी चीज़, ये जॉन रस्किन, या फिर ये देखो गुड ऑफ इंडिविजुअल इज इन गुड ऑफ ऑल, ये भी आपके एथिक्स पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको ये चीज़ें समझनी है, याद भी करनी है। हेनरी डेविड थियोरो से कैसे करो ना, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। देखो सिविल डिसोबीडियंस इन्होंने कहाँ से सीखा था? हेनरी डेविड से सीखा था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा बताया था कि पीसफुल रेजिस्टेंस ऑफ अनजस्ट लॉज इज अ मोरल एक्ट, कि अगर पीसफुल रेजिस्टेंस दे रहे हो ना आप अनजस्ट लॉज के खिलाफ तो ये एक मोरल एक्ट है, ठीक है। अब ये मोरालिटी क्या होती है, ठीक है, एथिक्स क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। मैंने एथिक्स की टर्मिनोलॉजी की वीडियोस बनाई थी एक, ठीक है, जितने भी टर्मिनोलॉजी थे एथिक्स के अंदर मैंने आपको सारे समझाए थे एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है। तो उसे एक बार देख लेना अगर नहीं देखा तो।
अब गीता गीता से क्या सीखा उन्होंने, गीता बुक से तो सेल्फलेस सर्विस सीखी। ठीक है, कि मतलब भैया जरूरी नहीं है कि हर काम लालच के जहाँ लालच हो उसी काम को करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस देना ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। जैनिज्म में सिखा उन्होंने नॉन वायलेंस। क्रिश्चियन से सिखा उन्होंने लव और प्लस ह्यूमैनिज्म। ठीक है, अब देखो प्लेटो के एपोलॉजी से इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, इन्हीं के वर्जन में एक सत्यवीर नई कथा गुजराती के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए इजी होगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब हम आते हैं इनके पॉलिटिकल एजिटेशन बोल सकते हो या फिर पॉलिटिकल आप बोल सकते हो कि जो मूवमेंट थे इनके, उसके ऊपर आते हैं, और जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो आपको ये तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो 1960 के अंदर फर्स्ट पब्लिक एविडेंस होता है इनका बीएचयू में। बीएचयू क्या है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब इससे पहले आपको दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज मिलेगा, जो एनी बेसेंट ने स्टेब्लिश किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था होम रूल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन्होंने स्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट ने। उसको बाद में ये यूनिवर्सिटी बनाए थे कौन, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो बीएचयू के नाम से जो यूनिवर्सिटी सर्विस करते हैं कौन करते हैं, तो मदन मोहन मालवीय करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आएंगे कि भैया इन्होंने जो फर्स्ट पब्लिक एड्रेस दिया बीएचयू के अंदर, उसमें कौन कौन सी बातें इन्होंने बोली स्पीच के अंदर। और देखो दोस्तों, यहीं पे ही लॉर्ड हार्डिंग ने इनको केसरे हिंद का टाइटल दिया था। ठीक है, गांधी जी को क्यों दिया था, तो उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस सर्विस चलाई थी 1899 में बोयर वॉर के टाइम पे। ठीक है, ये मैंने आपको साउथ अफ्रीका जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था कि इंडियन एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं 1899 में गांधी जी बोयर वॉर के डूरिंग। ठीक है, डूरिंग बोयर वॉर। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने केसरी हिंद का टाइटल इनको मिलता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अब देखो दोस्तों, अपने स्पीच में इन्होंने क्या बोला इसके बारे में आते हैं, और ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब ये अपना बीएचयू में स्पीच दे रहे होते हैं ना गांधी जी, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि 1 साल तक ये इंडिया के अंदर ट्रेवल ही तो कर रहे थे। अब ट्रेवल इसलिए तो कर रहे थे कि भैया इंडिया के लोगों के बारे में जान सके। ठीक है, इंडिया के लोगों के प्रॉब्लम के बारे में जान सके, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है लोगों की। ठीक है, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें, इस चीज़ के लिए ये पूरे इंडिया को ट्रेवल करते हैं, जहाँ जहाँ इनको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने स्पीच में सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं कि भाई मैंने देखा, ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो एलिट लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जबकि वो अपनी लैंग्वेज भाषा में बात कर सकते हैं, अपनी मदर टंग में बात कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी लैंग्वेज है मदर टंग है जो हिंदी है, उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश प्रेफर कर रहे हैं। जिससे हो क्या रहा है समाज के अंदर कि जब आप इंग्लिश में बात करते हो ना, तो जो आम लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, ठीक है, उनको आप ऐसे लगता है जैसे कि आप भी एलियन बन चुके हो उनके लिए। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंग्लिश एलियंस तो हैं, लेकिन आप भी इंग्लिश लैंग्वेज बोलकर ये फील करवा रहे हो बाकियों को कि आप भी एलियन बन चुके हो उनकी तरह ही। ठीक है, तो ब्रिटिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज थोड़ी ना है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज थोड़ी ना है, हमारी लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग है, तो हम उसमें बात करेंगे तो उसमें हमें इंडियन स्पिरिट दिखाई देगा, ना कि इंग्लिश एजुकेशन में हमें इंडियन स्पिरिट दिखाई देगा। ठीक है, आप जो इंग्लिश में बात कर रहे हो वो मुझे तो समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें इंडियन स्पिरिट नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो जिसमें इंडियन स्पिरिट दिखाई नहीं दे रही, हमें उस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में गांधी जी बोलते हैं। सेकेंड थिंग दोस्तों, सैनिटेशन के ऊपर गांधी जी बोलते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ पर मुझे गंदगी दिखाई दी। ठीक है, कूड़े के ढेर दिखाई दिए। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं लोग स्पीड कर रहे हैं कॉर्नर्स पर। ठीक है, अगर अंग्रेज चले भी जाएंगे यहाँ से और अंग्रेज हमें आज़ादी भी दे देंगे और सैनिटेशन नहीं होगा, साफ सफाई नहीं होगी, तो हम ऐसी सोसाइटी में रहना प्रेफर करेंगे क्या। ठीक है, तो उन्होंने सैनिटेशन के लिए बोला। सेकेंड थर्ड दोस्तों, इन्होंने बोला अगर आपको सेल्फ रूल चाहिए तो ब्रिटिशर्स खुद से थोड़ी ना सेल्फ रूल दे देंगे तुम्हें। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो आपको सेल्फ रूल अपने आप से थोड़ी ना देंगे, आपको छीनना पड़ेगा। और जो छीनने का रास्ता है, स्नेच करने का रास्ता है, वो है नॉन वायलेंट तरीके से, पीसफुल तरीके से आपको सेल्फ रूल लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आपको सेल्फ रूल लेना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ा के सेल्फ रूल लेना पड़ेगा, नेशनलिज्म बढ़ा के आपको सेल्फ रूल लेना पड़ेगा। फोर्थ थिंग इन्होंने दोस्तों गांधी जी ने बोला कि पॉवर्टी जो है हमारे इंडिया के अंदर वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका रीज़न है कि जो रिच है ना, रिच
वो अपने आप को देख रहे हैं, सिर्फ अपने फाइनेंशियल कंडीशन को देख रहे हैं। जो आम पब्लिक है, फार्मर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पुअर लोग गरीबी से मर रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग हमारे यहाँ गरीबी से मर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हो क्या रहा है कि आप जो रिच क्लास है ना, आप इनके लिए ज़्यादा सिंपैथी ना एम्पैथी दिखा पा रहे हो, जिससे इन अमीर और गरीब के अंदर डाइवर्जेंस आ रही है। ठीक है, थॉट्स में डाइवर्जेंस आ रही है। यहाँ पर जो अब गांधी जी ये भी बोलते हैं कि भैया यहाँ पर बीएचयू में जो राजा महाराजा आ रखे हैं, इतना सारा सोना चांदी पहन रखा है उन्होंने, गोल्ड सिल्वर पहन के आ रखे हैं, है ना, इतने सारे सोना चांदी पहन रखा है, ये इस वेल्थ को वो यूटिलाइज तो कर ही नहीं रहे, गरीबी की सेवा में लगा ही नहीं रहे, गरीब लोगों के लिए लगा ही नहीं रहे, तो ऐसे अमीर होने का क्या फ़ायदा। तो दोस्तों ये स्पीच सुनकर ना अमीर लोग वहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, रियल बात है कि अमीरों को छुपेगी ये बात। ठीक है, तो वेल्थियर लोग हैं उनको छुपेगी। तो उन्होंने बोला कि गरीब लोगों को गार्जियस बनाओ अपने वेल्थ का। ठीक है, मेक द पुअर गार्जियंस ऑफ योर वेल्थ। ठीक है, फिफ्थ थिंग दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गांधी जी ने फार्मर्स के बारे में। उन्होंने बोला कि भैया फार्मर्स जो है ना, अगर हमारी कंट्री को सॉल्वेशन चाहिए ना, तो फार्मर्स ही ला सकते हैं। कैसे? अगर फार्मर्स पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं होंगे ना, तो आप भूल जाओ कि आपको आज़ादी मिलने वाली है, आपको सेल्फ मिलने वाला है। ठीक है, तो फार्मर्स को पॉलिटिकली एजुकेटेड करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप अपने बच्चों को कर रहे हो। अमीर लोग, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि भैया हमें आज़ादी मिले, हमें सेल्फ रूल मिले, तो फार्मर्स को ही पॉलिटिकली एजुकेट करना पड़ेगा आपको। सिक्स दोस्तों, उन्होंने बोला यूथ। यस, उन्होंने बोला यूथ के बारे में कि भैया हमारे यहाँ का जो यूथ है ना, वो अच्छी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन जब ये इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम सुपीरियर हैं। और इससे हो क्या रहा है सोसाइटी के अंदर कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। जो इंग्लिश बोलने वाले हैं वो अपने आप को समझ रहे हैं आप सुपीरियर हैं हम। ठीक है, और जो इंग्लिश नहीं बोल रहे, जो नॉन इंग्लिश वाले हैं, है ना, उनको जलील कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, इससे यूनिटी नहीं है आगे हमारी कंट्री के अंदर। सेवन थिंग दोस्तों, उन्होंने बोला कि रिवोल्यूशनरीज के बारे में, कि रिवोल्यूशनरीज के जो गोल हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, उनके गोल को आई अप्रिशिएट देयर गोल, बट आई एम नॉट इन हार्मनी इन देयर मेथड्स। कि भैया जो उनको गोल अचीव करना है, वो उनके मेथड गलत हैं, उन मेथड के साथ मैं नहीं हूँ। ठीक है, जो रेडिकलाइजेशन है उनके साथ मैं नहीं हूँ, मैं नॉन वायलेंस वाले रास्ते पे चलूँगा, है ना, सत्याग्रह के रास्ते पे चलूँगा, उन्हें सत्याग्रह के रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, एट थिंग दोस्तों, उन्होंने बोला इंडियन नेशनलिज्म के बारे में। उन्होंने कहा भैया अगर नेशनलिज्म बढ़ाना है इंडिया के अंदर, नेशनलिज्म की भावना आना चाहिए लोगों के अंदर, तो हमें मोर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव बढ़ाने पड़ेंगे, लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए नेशनलिज्म के अंदर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये सब साथ में चल रहा था। ठीक है, जुलाई 1917 में होता क्या है कि गांधी जी के इतने सारे मतलब एफर्ट्स से जो है इंडेंजर्ड लेबर जो है ना स्टॉप कर दिए जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इंडेंजर्ड लेबर बनते थे उनको स्टॉप कर दिया जाता है। अब दोस्तों जब ये स्पीच बोला गया गांधी जी के द्वारा बीएचयू में, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस पहले ही थे अपने कामों से साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन जब ये स्पीच देते हैं तो बहुत सारे जो एजुकेटेड क्लास थे, जो पॉलिटिकल सिचुएटेड थे आईएनसी से, वो इन्फ्लुएंस होते हैं गांधी जी से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का टाइम आता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का टाइम आता है, क्यों? क्योंकि राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी के बारे में बहुत सुना, इनकी स्पीच भी सुनी। तो लखनऊ सेशन चल रहा था 1916 के अंदर। ठीक है, तो लखनऊ सेशन के अंदर राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं गांधी जी से। ठीक है, अब ये राजकुमार शुक्ला जी कौन है? तो भैया ये बिहार के हैं राजकुमार शुक्ला। इन्होंने कहा कि गांधी जी, मैं आपका ध्यान ना एक तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, और वो है आपका 3 गठिया सिस्टम। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला 3 गठिया सिस्टम क्या है भाई? तो राजकुमार शुक्ला जी ने समझाया, देखो 3 गठिया सिस्टम ये है कि आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, तो उसमें 3 बीघा ज़मीन जो है ना इंडियन फार्मर्स को, जो बिहार के जो फार्मर्स हैं चंपारण के, उनको इंडिगो उगाना पड़ता है। अभी इंडिगो एक भैया कमर्शियल क्रॉप है, खाने वाला क्रॉप तो है नहीं, स्टेपल फूड तो है नहीं। तो हो गया रहा है कि 3/20 पे हमें इंडिगो उगाना पड़ रहा है,
और इंडिगो का प्राइस घट चुका है मार्केट के अंदर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई सिंथेटिक डाई बन चुकी है 1890s में। ठीक है, जो जर्मन ने इन्वेंट कर दी है सिंथेटिक डाई को। अब उससे हो क्या रहा है कि जो इंडिगो की डिमांड थी वो घट गई है, क्योंकि अब वो सिंथेटिक डाई इजिली कर पा रहा है उस काम को। जो काम इंडिगो से हो रहा था वो सिंथेटिक डाई से हो जा रहा है आसानी से और बहुत सस्ता हो रहा है। ठीक है, और इसमें कोई फार्मिंग वगैरह नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भैया देखो 1 बीघा के अंदर 20 कार्टिस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर किसी के पास 1 बीघा है ना, तो उसको 20 कार्टिस में से 3 कार्टिस में से इंडिगो उगाना पड़ रहा है। ठीक है, और ये चीज़ गलत है। ये राइट तो फार्मर्स के पास होना चाहिए कि उन्होंने क्या उगाना है क्या नहीं। ठीक है, वो अपने अपने फायदे के हिसाब से कोई भी चीज़ जो है ना कल्टीवेट करेंगे। तो गांधी जी कहते ये तो प्रॉब्लम है भैया। तो गांधी जी जाते हैं बिहार, चंपारण, है ना, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। ठीक है, उनकी सहायता करने के लिए। तो गांधी जी जाते हैं, ट्रेन से निकलते हैं। तो गांधी जी को अल्टीमेटम मिलता है बाय दायर गवर्नर। ठीक है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से दोबारा से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलता है कि देखो भाई ऐसा है, आपको प्रोहिबिटरी ऑर्डर है अगेंस्ट द एंट्री। ठीक है, कि आप यहाँ पर एंट्री नहीं मारोगे, आप यहाँ इनकी हेल्प के लिए, फार्मर्स के लिए आप जाओगे नहीं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल का ये ऑर्डर है। ठीक है, तो गांधी जी से कर देते हैं रिफ्यूज्ड। तो जब गांधी जी से रिफ्यूज़ करते हैं तो ये कहलाता है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया बाय गांधी जी इन 1917। ठीक है, तो इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर था गांधी जी के एंट्री का, लेकिन उसके खिलाफ में चले जाते हैं गांधी जी, इसलिए बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि आपने या सिविल हो गए, डिसोबीडियंस कर दिया। ठीक है, जो आपको ऑर्डर मिलेगा उसका डिसोबीडियंस कर दिया आपने, उसे माना नहीं आप। तो देखो दोस्तों, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्सनालिटी से जो है गांधी जी मिलते हैं, तो कौन कौन सी पर्सनालिटीज जो थी गांधी जी की हेल्प करती है इसमें। तो है ब्रिज कुमार किशोर प्रसाद, मौलाना मजूल हक। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के मेंबर भी रह चुके हैं 1915 में। राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई जी, JB कृपलानी जी और नरहरि पारिक। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पीसीएस एग्जाम में खासकर पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, जब चंपारण में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, चंपारण सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी के द्वारा, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, अंग्रेज सरकार थे, उनको इंक्वायरी उठानी पड़ी। और इस इंक्वायरी के अंदर उन्होंने बोला ठीक है भैया, ये सिस्टम जो है गलत है, जो ये 3 गड्ढे सिस्टम है से हटा दिया गया फिर। ठीक है, कि इंडिगो को जो आप उगा रहे हो 3/20 लैंड के ऊपर, ये आपको उगाने की जरूरत नहीं है, ये कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी के इंटरवेंशन करने से हुआ। ठीक है, तो जो भी इंडिगो के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका 25% ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो रिफंड कर दिया गया पीसेंट्स को। ठीक है, और देखो दोस्तों, एक बात और, जैसे इंडिगो के ऊपर ना कौन सा टैक्स लगाया जाता था, ये भी ध्यान रखना आप, सारा बेसिक टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, सारा बेसिक टैक्स लगाया जाता था इंडिगो की कल्टीवेशन के ऊपर। ठीक है, और 25% ऑफ जितने भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था इंडिगो से, उसे वापस कर दिया जाता है किसको? पीसेंट्स को। ठीक है, और जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो फार्मिंग करवा रहे थे चंपारण में, वो चंपारण को लीव कर देते, छोड़ के चले जाते हैं। और यहीं पे चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल होने के बाद टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी महात्मा की उपलब्धि देते हैं। महात्मा कहते हैं किसको? गांधी जी को। ठीक है, कि गांधी जी क्या है? महात्मा है भाई, ये तो महान महान आत्मा है। ठीक है, तो इससे हमारा होता है चंपारण सत्याग्रह कंप्लीट। और इसके लिए चंपारण सत्याग्रह के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, टाइमलाइन के साथ, तो इसे आप यहाँ से ही पढ़ लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, चलो अब आप आते हैं हम गांधी जी के सेकेंड मूवमेंट पे, और वो है आपका अहमदाबाद मेल स्ट्राइक। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ 1917 में, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही बोलते हैं। और अहमदाबाद मेल स्ट्राइक होता है आपका 1918 के अंदर। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, गांधी जी का सेकेंड स्ट्रगल स्टार्ट होता है अहमदाबाद मेल स्ट्राइक 1918 से। अब देखो दोस्तों, अहमदाबाद में मेल स्ट्राइक हुई क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या था? देखो, अहमदाबाद में ना बुबोनिक प्लेग आता है, और इस प्लेग के आने की वजह से ना वहाँ के जो अहमदाबाद के अंदर जो मेल स्ट्राइक के जो वर्कर्स थे ना, वो प्लेग बोनस मांगते हैं। ठीक है, कि भाई प्लेग आया है तो प्लेग बोनस हमें चाहिए। ठीक है, सैलरी के अंदर। तो उनकी डिमांड थी कि 50% ऑफ सैलरी हमारा होना चाहिए बोनस। लेकिन जो
मिल स्ट्राइक के जो ओनर्स थे ना, वो कह रहे हैं नहीं, हम ज़्यादा ज़्यादा आपको 20% दे सकते हैं बस। तो अब इसमें जो है, जो वर्कर्स है ना, वो काम करने से मना कर देते हैं कि भैया प्लेग आ रखा है, अब इतने से कम में हमारा काम तो होगा नहीं। तो इसके लिए वो वर्कर्स जो हैं जाते हैं अनुसुईया बहन बहन के पास। अब ये अनुसुईया बहन कौन थी? देखो, इन्हीं मिल ओनर्स में से ना एक की ये डॉटर थी, अनुसुईया बहन। उनसे आके मिलती हैं अनुसुईया बहन से ये वर्कर्स आकर, और अनुसुईया बहन क्या करती हैं, वो कहती हैं कि भैया चलते हैं हम गांधी जी से मिलने के लिए गुजरात महासभा के अंदर। और गुजरात महासभा के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? तो गांधी जी, है ना। तो गुजरात महासभा में जाती हैं अनुसुईया बहन इनकी हेल्प लेने के लिए। तो वहाँ के प्रेसिडेंट गांधी जी होते हैं। तो गांधी जी एडवाइस देते हैं वर्कर्स को कि भैया आप स्ट्राइक करो, ठीक है, आप स्ट्राइक पे चलो, और उस स्ट्राइक में मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। तो यहाँ से गांधी जी का ये होता है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है। तो गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं पहला अपना। इसके अंदर गांधी जी बोलते हैं कि भैया देखो, प्लेग आ रखा है, और प्लेग के अंदर भैया ये रूल है कि, ठीक है, लो है कि आप वर्कर्स को बोनस मिलना चाहिए, और मिलना कितना चाहिए? तो जो जायज़ है, जो राइटफुल है। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की वजह से तो ब्रिटिशर्स को इंटरवीन करना पड़ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ जाता है। तो वो ट्राइब्यूनल उठाते हैं, ठीक है, ट्राइब्यूनल बनाते हैं। उस ट्राइब्यूनल के अंदर ब्रिटिशर्स किनको रखते हैं? ओनर्स को, ठीक है, मिल्स के ओनर्स को, गांधी जी को और वर्कर्स को। फिर डिसाइड होता है कि नहीं, ब्लैक बोनस 35% में हम जो है सहमति बना लेते हैं। 35% ऑफ ब्लैक बोनस मिलेगा, जिससे सारे वर्कर्स जो है अपने काम पे वापस लौट जाएंगे और उनको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सेकंड स्ट्रगल भी गांधी जी का सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ से, ठीक है। क्यों 20% दे रहे थे भैया मिल ओनर्स, तो अब 15% ही बढ़वा दिया भाई, बहुत है, ठीक है। तो 35% हो गया। तो इसके बाद गांधी जी एक काम और करते हैं, गांधी जी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी फॉर्म करते हैं वहीं पे, ठीक है। अभी किसके हेल्प से होता है? तो गांधी जी, अनुसुईया बहन और शंकरलाल बैंकर, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी फॉर्म कराया था यहीं पे, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक खत्म हो गया। अब देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही बात करूँगा। अब इतनी सारी कहानी वानी नहीं कहानी मुझे, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है बस उसकी बातें करेंगे बस, ठीक है। चलो अब थर्ड स्ट्रगल पे आते हैं गांधी जी के, वो है आपका खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में होता है, और ये भी गुजरात में ही है, ठीक है। खेड़ा भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, लेकिन चंपारण बिहार में था, ये ध्यान रखना। और वो होता है 1917 में। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई खेड़ा के अंदर? तो खेड़ा में आता है दोस्तों फेमाइन। फेमाइन क्यों आता है भैया? तो प्लेग तो चल ही रहा था वहाँ पर, ठीक है, लेकिन मॉनसून फेलियर की वजह से फेमाइन भी आ जाती है। अब हुआ क्या, मॉनसून फेलियर की वजह से फेमाइन आ जाती है, लेकिन वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू था ना, वो कम होने की जगह, और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे वो, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, उन्होंने लैंड रेवेन्यू और बढ़ा दिया कम करने की जगह, ठीक है। प्लेग आ रखा है, फेमाइन आ रखी है, फिर भी लैंड रेवेन्यू उतने का उतना, ठीक है, और बढ़ा दिया। जबकि रूल के अंदर ये था कि अगर एवरेज प्रोडक्शन से, ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज प्रोडक्शन से अगर आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रेमिशन होगा, ठीक है, रेमिशन होगा। लाइक आपका जो लैंड रेवेन्यू है ना, वो लिया नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। रेमिशन कैसे होगा? जैसे कि अगर आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है ना, वो एवरेज प्रोडक्शन से 1/4 प्रोडक्शन होता है आपका, ठीक है। जैसे कि 1/4 प्रोडक्शन होता है आपका एवरेज प्रोडक्शन से, तो आपसे आपको रेमिशन कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना। लेकिन खेड़ा के जो फार्मर्स है, ठीक है, उनके साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गांधी जी भेजते वल्लभ भाई पटेल जी को इंक्वायरी के लिए, ठीक है। कहते वल्लभ भाई पटेल जाओ देखो खेड़ा में क्या हो रहा है वहाँ के फार्मर्स के साथ। तो वल्लभ भाई पटेल जी एक रिपोर्ट बनाते हैं और कहते हैं कि हाँ, रियल में ये हो रहा है कि भैया यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन हुई है फार्मर्स की, प्लेग आ रखा है, फेमाइन हो रखी है, फिर भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इनसे लैंड रेवेन्यू मांग रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये तो गलत है भैया। तो गांधी जी यहाँ पर भी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और यहाँ पर भी गांधी जी को सक्सेसफुली जो है मतलब यहाँ पर भी गांधी जी को सक्सेस मिल जाती है। कैसे? गांधी जी का यही कहना है भैया कि भैया अंग्रेज जो है ना अवेयर नहीं है क्या गलत हो रहा है क्या नहीं। अगर अंग्रेजों को अवेयर कर दो ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अवेयर कर दो, तो वो सही का साथ देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अवेयर करा गांधी जी ने, भैया अपना सत्याग्रह चला के अवेयर करा अंग्रेजी सरकार को, देखो ये चीज़ गलत है, रूल के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। जबकि
वहाँ पर लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का ये रूल था वहाँ पर, तो उनसे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाता, ठीक है, आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द गांधी जी। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि ये एग्जाम के लिए क्या और इम्पोर्टेंट है। तो भाई आपको और भी पर्सनैलिटी ध्यान रखनी पड़ेगी इस सत्याग्रह से, जैसे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, नरहरि पारिक, शंकरलाल बैंकर, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या और महादेव देसाई। अब ध्यान रखना दोस्तों, महादेव देसाई जो है ना, पर्सनल सेक्रेटरी बने थे गांधी जी के, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं गांधी जी के महादेव देसाई जी। इसके बाद प्यारेलाल बनते हैं, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी, जब उनकी डेथ हो जाती है महादेव देसाई जी की। और एक बात और दोस्तों, शांति निकेतन बनाया जाता है, ठीक है, शांति निकेतन कहाँ बनाया जाता है, तो कचरा बंगला था जीवनलाल देसाई जी का, ठीक है। इसी को कचरा बंगलों को सत्याग्रह आश्रम बना देते हैं गांधी जी, ठीक है। पहला तो 1917 के अंदर साबरमती आश्रम बनाते हैं अहमदाबाद के अंदर, फिर 1934 के अंदर सेवाग्राम आश्रम बनाते हैं वारदा में, ठीक है, गांधी जी। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था आपके। और देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर टाइप नोट्स भी दे रखे हैं जो थोड़ा और डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़कर और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही नोट्स है सारा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह से बोल सकते हो आप 1918 तक। अब इसके आगे का जो नेशनल स्ट्रगल है, ठीक है, गांधी जी का, हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, ये सब हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं इसी तरीके से। और अब की बार मैं निमोनिक्स भी ऐड कर दूंगा याद करने के लिए आपके लिए। और एक बात और, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैंने जितने भी गांधी जी के नेशनल स्ट्रगल वाले मूवमेंट है ना, उनको निमोनिक्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा याद करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।